आज का हमारा प्रसंग। इसी तरह से मैं आप लोगों को रोज कुछ न कुछ ऐसे स्पेशल चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। उसको आप लोग बना, सिर्फ सुनना नहीं है, बस सुन करके छोड़ दिया। फिर 10 दिन के बाद पूछूंगा, हाँ कुछ तो बताए थे, हाँ कुछ तो आपके मुंह हिल रहा था और कुछ सुनाई दे रहा था हमें। 10 दिन के बाद ये बोलोगे, उसको नोट करना है, बना करके रखना है। गुरुजी, लेकिन ये रिकॉर्ड में आना चाहिए ना, रिकॉर्ड में नहीं आता है ये रिकॉर्ड थोड़ा सा। रिकॉर्ड मैंने कर दिया ना, अभी आप नोट कर लो ना। आज का मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चलिए जरा निकाल लिए चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 26 आत्रेय भद्र काव्याध्याय। हम लोगों ने ऋतु के हिसाब से जो आहार की व्यवस्था हमने जो बात किया था, है ना, किस ऋतु में किस प्रकार के गुण वाला आहार हमें करना चाहिए, आप लोगों को पता चल गया। सूत्र ही हमें ज्यादा समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, बाकी चीजें तो फिर उस सूत्र के आधार पर हम अपना दिमाग लगाते रहेंगे आहार के विषय में। अब आ गया सूत्र क्रमांक, सूत्र स्थान अध्याय नंबर 26, सूत्र क्रमांक 82। 82 सुरेंद्र जी, 82 सूत्र स्थान अध्याय नंबर 26 सूत्र क्रमांक 82। तत्र यान्याहारमधिकृत्य भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते तेषाम्। अब आप कहोगे कि सर आप कभी तो सूत्र सूत्र स्थान बोलते हो, कभी चिकित्सा स्थान बोलते हो। मैं आप लोगों को चरक संहिता को सीरियली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट और टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले मैंने आप लोगों को ऋतु विचार बताया था, ऋतु में आहार के बारे में बातें हुई, और हम लोगों ने कई प्रकार के आहारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिया, और भी हम जानकारी लेंगे बाद में, कौन सा आहार कौन सा द्रव्य किस प्रकार के गुण वाला होता है, लेकिन मोटा मोटी हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया ही है। अब हम यहाँ पर मूलतः आहार के ही विषय में, इसको हम बोलते हैं विरोधी आहार। विरोधी आहार मतलब हम कुछ खा रहे हैं, तो जिस चीज को हम खा रहे हैं उसमें शास्त्र बोलता है, जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो उसमें दो तीन बातें हमें ख्याल रखना है। पहले नंबर में जो भी हम खाते हैं, बहुत सारी चीजें, हम पापड़ भी खा रहे हैं, हम दाल, रायता, शरबत, चावल, रोटी, अचार, सब कुछ तो खा रहे हैं। बहुत सारी चीजें मिला करके जब हम खाते हैं तो उसमें हमें कुछ बातें ख्याल रखना है। पहले नंबर में हम जो कुछ भी खाएंगे वह गुण विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इसको नोट करिएगा। गुण विरुद्ध का मतलब है जैसे मछली और दूध। मछली और दूध ये गुण विरुद्ध कैसे हो गए? पहले नंबर में तो मछली उष्ण वीर्य वाला है और दूध शीत वीर्य वाला है। उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, लेकिन दोनों का एक्शन एक ही जैसा है। मछली भी अभिसंधि कर है। अभिसंधि, अब आप पूछोगे भैया अभिसंधि ये है क्या चीज, बार बार आप अभिसंधि अभिसंधि बोले जा रहे हो। लिखिए अभिसंधि इज इक्वल टू जो पदार्थ बनते वक्त, प्रकृति से तैयार होते वक्त पानी का आश्रय ज्यादा लेता है, यानी जिसका संबंध पानी से ज्यादा है। जैसे चावल कैसा है, पानी में तैयार होता है ना। कमल नाल, कमल नाल कैसा है, पानी में तैयार होता है। इसीलिए चावल भी अभिसंधि है, कमल नाल भी अभिसंधि है। दूध से तैयार होने की वजह से दही भी अभिसंधि है, मट्ठा भी अभिसंधि है। और मतलब यूं समझ लो कि जो भी फसल, जो भी आहार जब पृथ्वी में तैयार होता है, तैयार होते वक्त जहां पानी ज्यादा डाली जाती है, या जिसको खोद करके, जिसको हल जोत करके, है ना, हल जोत करके जिसको तैयार किया जाता है वह अभिसंधिकर होता है। तैयार वह पदार्थ अभिसंधिकर। अभिसंधिकर इज इक्वल टू
शरीर में उसके पिच्छिल आदि जो गुण है वो फैल जाते हैं, फैल करके स्तंभन करता है, फैल जाता है, स्तंभन करता है। अभिसंधि, कमल का जड़ अभिसंधि, कमल का नाल अभिसंधि, लेकिन कमल का फूल अभिसंधि नहीं है। नाल से संबंध जरूर है, लेकिन उसमें पानी से उसका डायरेक्टली लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली नाल से जुड़ा जरूर है। समझ में है अभिसंधि क्या चीज है? ग्राही किसको बोलते हैं? प्रतिभा जी बोलिए, ग्राही किसको बोलते हैं? जिसमें दीपन, पाचन और संग्रहण, दीपन, पाचन और संग्रहण रोकने की कैपेसिटी है, मतलब जिसमें समान वायु का सारा गुण है, वो ग्राही है। जैसे दही, सौंठ, ये सब ग्राही द्रव्य है। पिपली। तो हम बात कर रहे थे आहार में गुण विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जैसे दूध और दही, मछली, ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरे नंबर में संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलना ही गलत हो जाता है। जैसे मकोए नाम का वनस्पति में यदि हम गुड़ डाल करके खाएंगे तो ये संयोग विरुद्ध हो जाएगा। तीसरे नंबर में आ गया संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध, संस्कार इज इक्वल टू पकाना, सीधी सी बात है। संस्कार करना इज इक्वल टू पकाना। एक जानवर है जिसका नाम है हारिल, नाम का एक पक्षी है। उस पक्षी को सरसों के तेल में यदि भून करके खाया जाए तो ये संस्कार विरुद्ध होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कौवे के मांस भी सरसों के तेल में क्या नाम है आपका, तिल के तेल में भून के खाते हैं तो वो संस्कार विरुद्ध होता है। एरंड के तेल में भून करके खाने वाला भी एक कोई मैंने सुना था, पता नहीं कौन सा चीज है जिसको एरंड तेल में भून के नहीं खाना चाहिए, तो ये संस्कार विरुद्ध हो गया। ऐसे ही संयोग विरुद्ध में करेला और भिंडी दोनों एक साथ नहीं खाना चाहिए। करेला और भिंडी ये एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह संयोग विरुद्ध हो जाता है। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक और आपका कटहल, पका हुआ कटहल, यह भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे संयोग विरुद्ध होने की संभावना होती है। गुरुजी लेकिन कटहल तो काफी वायुवर्धक होता है, जैसे मतलब जैसे जो हार्ट के मरीज संयोग होते हैं विरुद्ध, उनके लिए। संयोग विरुद्ध का मतलब है एक पदार्थ दूसरे कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसे पदार्थों के साथ खाएंगे तो उसके अंदर का जो जो केमिकल है, जो उसका जो गुण है, उसके अंदर का कुछ ऐसा केमिकल है वो शरीर में रिएक्शन करता है। खाली कटहल की बात कर रहा हूँ गुरुजी मैं। हाँ बताइए। कटहल वातवर्धक तो है। हाँ वातवर्धक है, और मधुर जैसे होने, हार्ट के डिजीज है या फिर तो हाँ उनके लिए मधुर होने, ज्यादा हुआ है। कटहल, कटहल को कोई साथ में आहार नहीं माना गया। कटहल को क्षुद्र आहार मतलब कि बहुत तामस के रूप में बताया गया है। कटहल को अच्छा आहार नहीं माना गया। कभी कभी थोड़े मात्रा में लेने से कटहल सही रहता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से। एक बार मैं नेपाल में एकदम कटहल पेड़ से पक कर के नीचे गिर गया, इतनी अच्छी उसको खुशबू, और मैंने उसको खाया और मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। पसीना इतना ज्यादा निकलने लगा, शरीर सुस्त, सुस्ती बहुत ज्यादा, उबासी बार बार आए, कमजोरी फील हो, ऐसा हो गया था। मैंने तो गुरुजी एक बार खाया था, ये तो हार्ट के पास ही इतना मतलब प्रेशर इतना पड़ना शुरू हो गया, हाँ बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। तो ठीक है। अब आ गया देश विरुद्ध, मतलब जो हम भोजन कर रहे हैं देश विरुद्ध होना नहीं चाहिए। देश विरुद्ध का मतलब है जैसे हम अगर आनुप देश में रहते हैं तो वहां स्निग्ध प्लस शीत नहीं होना चाहिए। स्निग्ध प्लस शीत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्निग्ध प्लस उष्ण हो सकता है, लेकिन शीत नहीं होना चाहिए। मतलब कोई चिकना ठंडा चीज नहीं होना चाहिए आनुप में। और जंगल में क्या नहीं होना चाहिए? उष्ण रुक्ष नहीं होना चाहिए। जंगल में उष्ण स्निग्ध चल सकता है, लेकिन उष्ण रुक्ष नहीं चलेगा।
तो ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देश विरुद्ध हो जाएगा ये। दूसरे नंबर में काल विरुद्ध। जैसे ठंडा मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम में शीत और रुक्ष वस्तुओं का सेवन, हेमंत ऋतु है तो वहां हेमंत ऋतु में क्या दिनचर्या कैसे बताया है? सब कुछ खाओ लेकिन वातवर्धक नहीं होना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में आप शीत रुक्ष अगर सेवन करते हो तो क्या हो गया? ये ऋतु विरुद्ध हो गया, यानी काल विरुद्ध हो गया, है ना? ये काल विरुद्ध। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में उष्ण रुक्ष, ये भी काल विरुद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध का मतलब है कि घी और शहद दोनों एक साथ लो, अच्छी बात है, लेकिन समान मात्रा में नहीं होना चाहिए। समान मात्रा में नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक समान मात्रा में नहीं लिया जा सकता। उसमें एक एग्जांपल है शहद और घी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर घी और शहद नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए। पंचामृत में घी शहद पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना? और शहद और घी अकेले भी आप ले सकते हो, वो तो एकदम शुक्रवर्धक है, रसायन ही का काम करता है, लेकिन वो समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, असमान मात्रा में लेना चाहिए। कफ और वात की अवस्था, कफ की अवस्था ज्यादा हो तो आधा चम्मच घी, एक चम्मच शहद। पित्त की मात्रा ज्यादा हो तो घी की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर सूत्र क्रमांक 83 देखिए। यहाँ शब्द आया तम चित पयसा साहाभ्यवहेरन् संशयं शोडितजानं विबन्धजानं च व्याधीनाम अन्यतममथा मरणं प्राप्नुयादिति। तो यहाँ पर ये बता रहे कि भैया दूध और मच्छी के विषय में इन्होंने बताया। एक चिलमिल नाम का मछली है, इस मछली पे हमें विशेष करके ख्याल रखना है। एक सेकंड। हाँ, हेलो भैया, मैं अभी थोड़ा क्लास में हूँ ना, मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? चलो। तो यहाँ इन्होंने बताया पहले नंबर में तो ये जो विरुद्ध आहार की जो ये 7 प्रकार के जो विरुद्ध आहार है, गुण विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, ये विशेष करके जो 7 जो विरुद्ध आहार है, ये अगर कंटिन्यूसली ये विरुद्ध आहार अगर होता रहता है तो शरीर में इसका असर हमारे त्वचा के ऊपर ज्यादा रहता है। यानी कुष्ठ रोग जिन्हें हम कहते हैं, वो कुष्ठ रोग होने की संभावनाएं होती है। लेकिन यहाँ 83 वाले इस श्लोक में तो ये बताते हैं कि यह यदि दूध और मच्छी यदि एक साथ हो जाए तो विबंध जानानाम च व्याधीनाम अन्यतमम अर्थात, मतलब विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन, प्रधान मलमूत्र आदि के विबंध के उत्पन्न होने वाले रोगों से ग्रस्त होगा। बहुत सारे ऐसे जो कुष्ठ रोगी है, वह कुष्ठ रोगी को जब हम देखते हैं ना कि उनके पहले मल मूत्र रुका हुआ है, बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है उनमें, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और उसको उसको जो है उसको एलर्जी है या उसको कुष्ठ रोग है, तब हमें अपने दिमाग में ये बसाना चाहिए कि बहुत सारे इसने विरुद्ध आहार इसने किया है। तब हमें वहां तक पहुंचना चाहिए कि इसने विरुद्ध आहार क्या क्या किया है और विरुद्ध आहार क्या क्या करता है। अब विरुद्ध आहार उसने क्या किया है और उसके करने के वजह से उसको अभी कुष्ठ हुआ है, तो वो जो उसने जो क्या किया है उसके विपरीत तो कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि भाई उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हम अगर ढूंढे। यहाँ जैसे कोई आदमी दूध और मच्छी का अधिक सेवन करता है और करने के वजह से आज उसको कुष्ठ रोग हो गया, स्किन डिजीज हो गया, तो पहले नंबर में डायरेक्टली अब उस दूध के पीने से होने वाली ये जो चीज है साथ में हो गया शरीर में, तो डायरेक्टली उसका कोई ऐसी ट्रीटमेंट तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ ये देख सकते हैं कि दूध और मच्छी जो है गुण विरुद्ध होने के वजह से शरीर में जो
तामस गुण प्रधान विष उत्पन्न हो गया है, उस विष को कैसे निर्हरण करे, पहले नंबर में वो विचार करना है। और दूसरे नंबर में ये विचार करना है कि दूध और मच्छी का सेवन ये आज भी करता है क्या, उसको हमें बताना है, क्योंकि रोगी को थोड़ी मालूम होगा ये क्या चीज, शास्त्र उसने पढ़ा नहीं। तो उसको हमें कहना होगा कि भैया जैसे ही हमारे पास कोई कुष्ठ रोगी आते हैं ना, तो तुरंत दिमाग में ये विरोध आहार का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में घूमना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ऐसे 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 चीजें जो है कुष्ठ रोग को प्रमोट करते हैं। हो गया वो तो एक बात है, लेकिन कभी नहीं ठीक होगा यदि यदि वह उस विरोध आहार को करता रहेगा, तो उसको छोड़ना होगा, और छोड़ने के बाद फिर हमें ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये हमने 83 में हमने देखा। दूसरे नंबर में देखिए, ग्राम्यानुपौदक पिशितानि च मधु तिल गुण पयो मास मूलक, ये यहाँ पर शब्द है। अब ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आनुप या जलीय पशु पक्षियों के मांस को शहद के साथ नहीं खाना है। मतलब कोई भी आनुपीय, इन्होंने ये जंगल की बात नहीं किया, आनुपीय जो है जैसे बकरी हो गया, ग्राम्य और आनुप, ग्राम्य भी जैसे ग्राम्य में क्या क्या आ गया, मुर्गा हो गया, बकरी हो गया ग्राम्य, और आनुप में क्या हो गया, आनुप में जो है आपका भैंस हो गया, मछली हो गया, ये आनुप। इसके साथ जो शहद, तिल, तिल के तेल में इसीलिए मीट नहीं बनाना चाहिए, गुड़, दूध, उड़द के दाल। अब देखो बहुत सारे लोग, क्या ये संभव नहीं है कि एक साइड में उड़द के दाल बनाए और दूसरे साइड में मच्छी फ्राई करके खाए। उत्तर प्रदेश आपके पश्चिम बंगाल के साइड में तो मछली ज्यादा खाते, तो ये संभव है ना। यहाँ पर देख लो उड़द के दाल की बात बताया, कमल दंड अंकुरित धान्यों के साथ खाना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग मछली खाएंगे, उसके साथ आजकल तो ये परंपरा बना हुआ है, हाँ जी, वो जौ को क्या नाम है, बहुत सारे दाल को रात में भिगोएंगे, फिर सुबह वो अंकुरित होगा। आजकल तो बहुत सारे प्रमोट करते भी इस बात को, हाँ जी अंकुरित खाने से ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन अगर साथ में ये कहना भूल गया कि भैया मच्छी भी साथ में खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या कोई आनुपीय या जलीय या ग्राम्य मांस जैसे बकरा हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, मच्छी हो गया, या पानी में पलने वाले जो कुछ भी जानवर खाते होंगे लोग, वो अगर इसके साथ खाएंगे तो अच्छा तो क्या होगा, सब उसके स्किन डिजीज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मल मूत्र का अवरुद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये देखो इस शब्द को यहाँ पर आया है, ये हर जगह नहीं आता ये शब्द। यहाँ इन्होंने क्या बोला, मल मूत्र आदि के विबंध से उत्पन्न होने वाले रोगों से ग्रस्त होगा और उसके मृत्यु तक संभव है। मरणम प्राप्नुयादिति 83 वाले देखो जरा। अब ये ऐसी चीज है कि अगर कोई इस तरह से अपथ्य करता है, कंटिन्यूसली अपथ्य करता है, तो मरणम प्राप्नुयादिति, मृत्यु तक संभव है। मलमूत्र का वेग को रुक रुक जाता है, वेग, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर ने कह दिया। आजकल तो है कि अरे भैया कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 900 रुपए के दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। और अगला उसकी जो विरुद्ध आहार है, उस विरुद्ध आहार के ऊपर अगर उसको कोई चिकित्सक नहीं बताएगा तो बताओ कौन बताएगा फिर। अब देखो यहाँ पर सूत्र क्रमांक 83 के बी वाले सेक्शन है, उसमें ग्राम्यानुपौदक पिशितानि च ऐसे जहां लिखा हुआ है, यहाँ ये बता रहे हैं कि पशु पक्षियों के मांस को ग्राम्य यानी गांव में पलने वाले बकरे आदि, आनुप मांस, सुअर आदि, जलीय मछली आदि पशु पक्षियों के मांस को शहद से, तिल से, गुड़ से, दूध से, उड़द के दाल से, कमल दंड से, अंकुरित धान्यों के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के संयोग विरुद्ध पदार्थों के सेवन से बहरापन, अब देखो कान से नहीं सुनाई दे रहा है, अंधापन, आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, कंपन, शरीर में हो रहा है कंपन, बाड़ी में रुकावट, हकला करके बोलता है, मिनमिनान मिनमिनापन यानी कि नाक से बोलता है, जो है ना नाक से बोलते हैं। तो ये सारे जो रोग है
इन रोगों का संबंध इस तरह के विरुद्ध आहार से हो सकता है। आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो, विरुद्ध आहार वो अभी भी कर रहा है इस तरह से, तो ये चीज तो बनी नहीं। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देते हैं, न पौष्करम रोहिणीकम साकम कपोतान व सरसप तैल वृष्टान मधुपयोभ्याम सहाभ्यवहरेत तन्मूलम ही शोधिता। ये इस तरह का शब्द है। अब यहाँ पर ये बता रहे सरसों के तेल में भुने हुए कमल पत्र के साग, देखो कमल के फूल जो है, कमल जो है उसके पत्ते का साग है ना, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में और आपके पश्चिम बंगाल में खाते हैं लोग। लेकिन उस साग को यदि सरसों के तेल में फ्राई किया जाए, या रोहिणी के साग कबूतरों के मांस को शहद दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। कबूतर के मांस अगर खाते हैं, रक्त में अभिसंध यानी ब्लड उसका एकदम पतला हो जाता है, गतिशील होता है। देखो ब्लड पतला होता है, आजकल ब्लड थिनर लेते हैं ना लोग, एक तरफ से ब्लड थिनर ले ले और वो दूसरी तरफ से ये इस तरह की चीजें खा रहे, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी। या कई सारे लोगों के देखते होंगे फेस में से, आंखों से, नाक से ब्लड बहना शुरू होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर ये क्या हो गया। अब एलोपैथिक डॉक्टर को ये सूत्र तो किसी ने पढ़ाया नहीं है। अब पेशेंट जो है उसको इसके बारे में कोई मालूम नहीं, दिक्कत है ना। अब हम जो है उसको ट्रीटमेंट दे रहे, रोगी कहता है पता नहीं महंगा दवाई देते हो ठीक होता नहीं है। अब उसके घर में चूल्हे में जाके तो हम बैठेंगे नहीं कि भाई तो देखते जरा क्या क्या पकाता है ना। तो उस कंडीशन में हमें उस तरह के अगर रोग हो तो उस रोग में हमें स्पेसिफिक दिमाग में ये आना चाहिए। देखो ब्लड में पतला होना, धमनियों का फूलना, अपस्मार यानी एपिलेप्सी, संघक एक प्रकार का माइग्रेन जैसा, गलगंड और रोहिणी, इन रोगों में किसी एक को अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि उस तरह के अगर सरसों के तेल में कमल के पत्ते या कबूतर के मांस के साथ शहद दूध अगर साथ लिया जाए तो ये दिक्कत हो जाएगी, इस तरह के रोग होना संभव है। कुछ और एग्जाम्पल दिया जा रहा है, न मूलक लसुन कृष्ण गंधार्जक सुमुख सुरसादीनी भक्षयित्वा पयः सेव्यम कुष्ठबाधा भयात्। इस बात को समझना होगा कि भैया मूली, लहसुन, सहजन, सुरसा, ये मतलब कि अर्जक, सुमुख, सुरसा, ये जो है ना एक तुलसी का जो भेद, जैसे आजकल पंच तुलसी बोलते हैं ना, अलग अलग खुशबूदार इस तरह के तुलसी के प्रकृति होते हैं, मतलब जो होते हैं। सुरेंद्र जी ऑडियो को बंद करिएगा। आदि खा करके दूध नहीं पीना चाहिए। देखो मूली दूध के साथ नहीं, लहसुन दूध के साथ नहीं, सहीजन दूध के साथ नहीं, है ना, और तुलसी भी दूध के साथ नहीं। तो आजकल कितने लोग हैं ऐसे जो दूध में तुलसी डाल करके, तुलसी ड्रॉप डाल करके, तुलसी ड्रॉप मिलता है मार्केट में और वो दूध में डाल करके पिलाया जा रहा है। बन गई बात। तो ये क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग से ग्रसित हो जाएगा वो व्यक्ति। मतलब कुल मिलाकर के हमने ये देखा अभी तक कि भैया जो दूध है ना, दूध जरूर शरीर के लिए हितकारी है, लेकिन दूध पीने के लिए हमें बहुत सारी चीजें जानना पड़ेगा, क्योंकि दूध बहुत सारी चीजों के साथ सूट नहीं करता, एडजस्ट नहीं होता। दूध की नखरे बहुत ज्यादा है, देख लो। उसके बाद आया पके हुए बड़हल को। बड़हल पता है आपको, बड़हल, कटहल नहीं, बड़हल, इतने छोटे छोटे होते बड़हल, खट्टा मीठा होता है। आप लोगों ने खाया ही नहीं होगा, नहीं खाया होगा। सुरेंद्र जी आप ऑडियो को बंद करिए जरा। बड़हल ये बिहार के साइड में रहने वाले लोगों को पता है बड़हल, बाकी लोगों तो बस बड़हल नाम ही, फोटो मिल जाए, दिख जाए वही बहुत है। हमने तो भैया बनारस के साइड में मिलता है बड़हल बहुत ज्यादा। जी सर, खाए हम लोग, पता है। हाँ बड़हल, तो बड़ा जी उसका जी। टेढ़ा मेढ़ा सा उसका होता है, छोटा ऐसा होता है, लेकिन सेब जैसा ही होता है उतना आकार, लेकिन उड़ट फड़ट होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, पकने पर पीला पीला सा होता है। उसको शहद और दूध के साथ नहीं खाना। देखो अब यहाँ दूध भी, यहाँ भी आ गया दूध,
क्यों? अगर ऐसा करते तो बल, वर्ण, तेज, वीर्य इसको सब नष्ट करता है और नपुंसक तक बन जाता है बंदा। पके हुए बड़ल को दूध के साथ, शहद के साथ खाने से। पके हुए बड़ल के फल को उड़द के दाल या बड़ा, गुड़ और घी के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये संयोग धातुओं के लिए विरोधी है। अब देखो बड़ल और दूध, यहाँ पर वो भी आ गया, गुड़, घी। और भी देखो जरा, आम, आमड़ा, बिजौरा, नींबू, बड़हल, करवन, केला, गागन, गागल, नींबू, बड़ी बेर, छोटे फल का आम, कमरख, जामुन, कैथ, इमली, नींबू का है ना परावत बोलते, नींबू नींबू जैसा ही होता है, अखरोट, कटहल, नारियल की गिरी, खट्टा अनार और आंवला तथा इसी प्रकार के अन्य खट्टे पदार्थ, चाहे वो रसदार हो या सूखे हो, ये दूध के साथ विरुद्ध गुण उत्पन्न करते हैं। अब देखो जरा, बाजार में जो ये होते हैं जूस पिलाने वाले, हो गया काम खत्म। जिम में जाएंगे, टंग 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 उठाएंगे और इतना बड़े आया देख मेरा, फिर बाहर आएंगे और भाई चल दूध में मौसमी डाल दे, दूध में केले, दूध जो है मैंगो शेक। मैंगो शेक, अले मैंगो शेक, मैंगो शेक है ना, ड्राई फ्रूट डाल के। हाँ मैंगो शेक। तो ये क्या हो जाता है, क्या डाल के? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डाल के। तो मैं एक चीज बताता हूं, देखो दूध, खट्टे फल तो छोड़िए, बाकी बहुत सारी चीजों के साथ, लगभग बहुत सारी चीजों के साथ दूध कभी सूट नहीं करता, एडजस्ट नहीं करता। दूध को इसीलिए अकेला पीना चाहिए, अकेला पीना चाहिए। अकेला का मतलब जैसे वृद्ध आदमी है, वात शामक के रूप में, रात में दूध को पीना है। जवान शरीर है, भोजन के बीच में संतुलित अगर भोजन उस तरह के, उसमें अगर आप अचार नहीं खा रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं खा रहे हो, तो जैसे दूध भात नहीं बोलते हम लोग, सिर्फ दूध के साथ भात खाना है, दूध भात, दूध और चावल भोजन के बीच में, दूध रोटी, दूध चावल। जैसे अपस्मार के रोगी में ये पथ्य है भोजन, दूध और भात, दूध चावल, दूध रोटी, ये पथ्य है, तो भोजन के बीच में चल सकता है। मतलब दूध अगर आपने पीना है तो बहुत सारी चीजों में आपको ख्याल रखना होगा। टांगुड़, जंगली कोदो, मोट, कुल्थी, उड़द, सेम भी दूध के साथ विरुद्ध गुण करता है। देखो जरा, कुल्थी का दाल, कोदो, जंगली कोदो, कोदो को क्या बोलते हैं इधर? कुट्टू के आटा बोलते हैं शायद। कोदरा सर। हाँ, वो बाजार में कुट्टू के आटा के नाम में बिकता है शायद, है ना? ये कुट्टू डिफरेंट है, ये कोदो कोदरा कहलाता है। क्या बोलते? कोदरा। अच्छा, तो ये मोठ, मोठ हो गया, कुल्थी, उड़द, सेम फली, ये दूध के साथ डाइजेस्ट नहीं होता, विरुद्ध हो जाता है। दूसरे नंबर में पद्योत्तरिका साकम सारकरो मैरयो मधु च सहोपयुक्तम विरुद्धम वातम चातिकोपयति। ऑडियो को आशु, गुरुजी। हाँ जी जी गुरुजी, सेम फल क्या बोले? सेम फली होता है ना, सेम फली, आप गूगल में सर्च सेम करना, फल, सेम फली। फल है, फल फल है। नहीं होता है, सब्जी होता है। ठीक ठीक। बीन्स होती है एक प्रकार की। हाँ, आप देखो दूसरा शब्द है शर्करा के संधान कर बनाया गया मद्य, मद्य, मद्य यानी जिन्हें हम दारू कह सकते हैं, आसब सुरा संधान से बनाया गया मद्य और मधु, इनका एक साथ सेवन करना निषिद्ध है। यानी मतलब जो दारू है, अल्कोहल है, इसको शहद में मिला करके नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब तो जो कोई भी आसव अरिष्ट है, इसको शहद में, उसमें शहद नहीं डालना चाहिए, ये भी इसका भाव बन जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो अतिशय वात प्रकोप होता है, क्योंकि आसव अरिष्ट जो होता है वो रुक्ष गुण प्रदान होता है। इसमें रुक्ष गुण वाला शहद डालोगे तो क्या हो जाएगा, संयोग विरुद्ध हो जाएगा। दूसरे नंबर में खीर खाने के बाद सत्तू घोलकर पीना भी विरुद्ध होगा। खीर खाने के बाद, खीर खाने के बाद सत्तू घोल करके पीना विरुद्ध है।
ये कौन सा विरुद्ध है? संयोग विरुद्ध। तथा कफ का अति प्रकोपक है, यानी कफ प्रकोप कर देता है इससे। पोई का शाक पता है आपको? पोई, पोई का जो साग होता है वह तिल कल्क के साथ पकाकर खाने से अतिसार होता है। तिल कल्क, तिल का कल्क, इसके साथ पका करके खाते पोई का साग। आप यूं लगा लो कि पोई का साग और तिल, तिल का साग, यह या तिल का कल का बना करके, कल का यानी उसका पेस्ट बना करके पोई के साग में डालोगे, उसको खाओगे तो डायरिया होना शुरू हो जाएगा। यह भी विरुद्ध आहार है। ठीक है। और यहाँ एक बात आया, बगुला नाम का एक पक्षी होता है, वह सुअर के चर्बी के साथ भून करके खाए तो आदमी शीघ्र मर जाता है। इतना खतरनाक पॉइजन शरीर में तैयार होता है। अच्छा, ये आ गया ना। मयूर का मांस एरंड की लकड़ी पर रखकर, एरंड की लकड़ी की आग में पकाकर एरंड के तेल में मिलाकर खाने से आदमी उसी वक्त मर जाता है। किसका मांस? मयूर का। मयूर प्लस एरंड खत्म कर देता है। जिस तेल में मछली तली गई हो उसी तेल में तली हुई पिपर मृत्युकारक होता है। और उसी तेल में सिद्ध काकमाची, काकमाची नाम का वनस्पति मृत्युकारक होता है। काकमाची और मधु एक साथ सेवन भी मृत्युजनक है। काकमाची नाम का वनस्पति, काकमाची और शहद विरुद्ध। जब हम आयुर्वेदिक फार्मूला बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाते वक्त और बनाते वक्त हमें इन सारे बातों का ख्याल रखना होगा। मतलब कौन से दवाई में क्या चीज है और उसके साथ कौन सा चीज विरुद्ध है। विरुद्ध वाला चीज उसमें नहीं। जैसे मान लो कोई एक दवाई जिसमें काकमाची नाम का वनस्पति पड़ा है, लीवर में काम करता है, स्प्लीन में काम करता है काकमाची। लेकिन अगर आप कहोगे कि भैया ये शहद में डाल करके खाओ, अनुपान शहद रखो, तो वो चूंकि उसके अंदर काकमाची है इसीलिए वो विरुद्ध हो जाएगा, काम नहीं करता। अब ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो शहद है वो गर्म नहीं होना चाहिए, गरम शहद कभी पीना नहीं चाहिए गरम करके। लेकिन आयुर्वेद में कुछ कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसे रोगों में शहद को गरम करके उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है, पकाया हुआ है। कहीं दही को गरम करके, काश रोग या श्वास रोग में दही को गरम करके उस दवाई में दही भी डाल करके पकाने के लिए बताया गया है। तो ये है कुछ स्पेशल उस तरह के रोगों में, क्योंकि वहां वो जहर ही उसमें उस रूप में काम कर रहा होता है, इसीलिए वहां पर जहर रूप में कुछ दिन के लिए देने योग्य उस स्वरूप में हम वो दवाई देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर शहद और दही गर्म करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह भी संयोग विरुद्ध हो जाता है। ये शहद और घी की बातें तो हो ही गई है ना। शहद और घी बरोबर नहीं लेना चाहिए। मधु यानी शहद और वर्षा का पानी भी समान नहीं लेना चाहिए। मधु और वर्षा का पानी समान मात्रा में मिला हुआ मधु पान करके गर्म जल पीना, मट्ठे में पकाया हुआ कबीला, बासी रखे हुई मकोए का रस या सब्जी, है ना, भास नामक पक्षी का मांस जो सलाका पर रखकर अंगारों पर भुना गया हो, ये सब विरुद्ध होने से शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस बात को भी हमें ख्याल रखना होगा। मतलब चिकित्सा करते वक्त ये बात अविलंब हमें समझ में आना चाहिए। पूछना चाहिए रोगी से कि भैया ऐसी स्थिति है तो बताओ। और हर चिकित्सक, हर रोगी इसी कॉन्सेप्ट में मार खा जाता है। चिकित्सक के पास उतना टाइम नहीं होता इतना कुछ पूछने का, और रोगी को पता नहीं होता। इसलिए आयुष योगी यानी मेरा एक संकल्प है कि चाहे रोगी मिले चाहे कोई भी मिले, उनको पढ़ाते चलो, जो पढ़ने की योग्यता रखते हो या जो पढ़ने की चाह रखते हो।
तो अंतिम में 87 वाला सूत्र में इन्होंने फाइनली कहा कि भैया मैं आपको एक एक करके लिख करके दे देता हूं कि इन चीजों को अगर आपको ध्यान रखते हो तो आपका जीवन रोग से विमुक्त हो जाएगा, या कभी रोग से प्रारब्ध बस या किन्हीं कारणों से रोगग्रस्त हो गए तो आपके जीवन में चिकित्सा भी बहुत जल्दी लगेगा, क्योंकि गलतियां आहार विहार में तो आपसे हो नहीं रहा है। तो क्या क्या है, आपसे देश विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर हमने अभी बताया था, आनुपदेश में स्निग्ध शीत औषधि नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर में काल विरुद्ध हमने कहा, अग्नि विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध क्या है, रोगी है मंदाग्नि, उसमें अग्नि है ही नहीं और आप उसको बड़ा खतरनाक दवाइयां दे रहे हो, तेज दवाई दे रहे हो, अग्नि विरुद्ध है ना। तो पहले उसको क्या देना चाहिए, अग्नि विरुद्ध में पहले मंद प्रभाव वाला दवाई देना चाहिए। मंद प्रभाव वाला दवाई का मतलब वो भी हम पढ़ेंगे उसमें भी कि किसी भी वनस्पति का जो स्वरस है वो अत्याधिक गुरु होता है। क्या होता है, स्वरस गुरु होता है। लेकिन उसी वनस्पति का फांट जो होता है, फांट बहुत ज्यादा हल्का होता है, जिन्हें हम चाय कह सकते हैं। जो चाय होता है ना, किसी वनस्पति का थोड़ा सा चाय बना करके उसका दे दिया तो हल्का होता है, लेकिन बढ़िया उसको पानी में भिगो के अच्छी तरह से कूट करके उबाल करके निचोड़ नाचोड़ करके उसके रस निकाल करके शहद मिला के घी मिला के हींग मिला के जीरा मिला के उसको देते हो, ये स्वरस हो जाता है और ये बहुत गरिष्ठ होता है, गुरु होता है। फिर इसको डाइजेस्ट करने का अग्नि, क्योंकि चिकित्सा जो होता है ना वो अग्नि का ही चिकित्सा होता है। आयुर्वेद में एक शब्द आता है काय चिकित्सा, क्या आता है, काय चिकित्सा। काय चिकित्सा इज इक्वल टू अग्नि चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा इज इक्वल टू अग्नि। पंचकर्म चिकित्सा हम करने के लिए बोलते हैं ना भैया, पंचकर्म चिकित्सा करना है, तो पंचकर्म चिकित्सा करना है, किसकी चिकित्सा करना है। रोगी आता है, सर मेरा बीपी डाउन हो गया, बीपी हाई हो गया, ये बीपी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक दिन कि बीपी है तो बीपी के कोई दवाई थोड़ी होता है ऐसे। जैसे अभी आज मेरे पास एक दिल्ली से एक लेडीज थी, उसका फोन आया, सर मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, क्या करे कुछ तो बताओ, मैं तो बड़ी डर रही हूँ, ऐसा वैसा, परिवार वाले बड़े घबरा रहे, कई सारे डॉक्टर के पास गए, दवाई खाए, लेकिन मेरा बीपी डाउन नहीं हो रहा है। मैंने कहा और बाकी क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे मेरा प्रमुख क्वेश्चंस होता है कि बताइए क्या क्या और समस्या है। तो कहने लगे कि सर ऐसा है, मेरे यूट्रस में सिस्ट है, किडनी में गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है साइज से, इसका मतलब हो गया कि उसके अपान क्षेत्र में प्रॉब्लम है, आम की प्रवृत्ति है अपान क्षेत्र में। अब शास्त्र बोलता है यदि अपान क्षेत्र में इस तरह के यूट्रस में या किडनी से संबंधित कोई ऐसी बातें, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो हमारी चिकित्सा अगर हम किडनी में यानी मूत्रवह स्रोतस को ध्यान में रख करके अगर हम कोई दवाइयां देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका बीपी डाउन हो जाता है, मेंटेन होता है। तो मैंने उसको बताया कि भैया ऐसा है, गोखरू, गोक्षुरादि गुगुल चंद्र प्रभा वटी पुनर्नवादि मंडूर पुनर्नवा, ये सारी चीजें मैं उसको बताया। तो क्योंकि मैंने पहले भी मेरा तरीका यही है बीपी के लिए, तो आप लोगों को भी मैं, हालांकि मेरे वेबसाइट में जाइए, जिन्होंने उसका सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप बस बीपी हाई लिख दो, फिर उसके बाद आपको ना बहुत बढ़िया मैंने चार्ट बना के दिया है। तो वहां पर अपानावृत समान है, और उसमें अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, किसी के सिर में दर्द होती है और बीपी बढ़ता है तब वहां बीपी का हमें क्या दवाई देना है, सोचना क्या है बेसिकली। मतलब कोई भी दवाई देने से पहले तो हमें सोचना होगा ना कि हमें उसमें सोचना क्या है। तो अग्नि विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जितना अग्नि है, जठराग्नि जैसी है वैसे ही पंचकर्म करना है। तो पंचकर्म का मूल आधार क्या है, अग्नि है। आजकल पंचकर्म कैसे हो रहा है, पेशेंट आता है दूर से और डॉक्टर को पैसे दिखता है, और क्या बात है यार, पैसे वाला बंदा है। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे रेस्टोरेंट खोल करके बैठे हुए हैं, सेंटर बना के बैठे हुए हैं। मैं तो सुनकर के हैरान हो गया, दिल्ली में एक, यहाँ मेरा एक कोई यजमान है, क्यों मैं तो पंडिताई भी करता हूँ, तो उसकी लड़की को सोराइसिस हो गया आज से 1.5-2 साल पहले। वो दिल्ली में पता नहीं कहाँ कौन से सेंटर में चली गई और उसने 7 लाख रुपया खर्चा करके 1 महीने तक वहां बैठी, 7 लाख रुपया 1 महीने तक बैठी। 4-5 महीने तक तो उसका सही रहा, बाद में फिर 10 का 10।
फिर मैंने देखा उसको शीत पित्त सा हो रखा है। तो अब उसने 1 महीने तक तो उसका वो ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने सोराइसिस को ध्यान में रख कर के, शीत पित्त को ध्यान में, सोराइसिस को ध्यान में रखकर चिकित्सा किया, अग्नि ध्यान में रख कर के, तो किया कि नहीं किया? अगर हाँ किया है, तो वहां पर फिर कोई दिन निश्चित थोड़ी होता है कि इतने ही दिन में, जैसे मान लीजिए कि अब सुरेंद्र जी के भाई साहब है, अब उनके पास एक लिमिटेड डेट है कि भाई इतने दिन तक ये है, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। अब मैं आज से अगर ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, तो ये कोई निश्चित थोड़ी है कि उनका 10 दिन में अग्नि प्रबल होगा, 12 दिन में होगा, या 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, जितने दिन में होगा उसके बाद हमारी क्रमशः स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो दीपन पाचन, तो जितने दिन में तक दीपन करने से अग्नि दीपन होगा, तब तक दीपन ही करते रहना होगा हमें। मतलब ये ईमानदारी वाला ट्रीटमेंट है ये। नहीं तो फिर तो कुछ भी चिपका तो पैसे लेकर क्या ही दिक्कत है, रोगी आएगा नहीं। लेकिन सही आयुर्वेदिक चिकित्सा यही है कि पहले नंबर में दीपन है अगर, तो दीपन हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो दीपन करना है। अब दीपन के लिए जो कुछ भी प्रक्रिया किया जा रहा है वह प्रक्रिया के द्वारा उसके अग्नि कितने दिन में दीप्त हो जाता है, अग्नि प्रबंधन होता है। यानी उसको अग्नि प्रदीप्त का लक्षण कब दिखेगा, ये सब चीज हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अग्नि प्रदीप्त होने का लक्षण उसके शरीर में जब दिखेगा, जब तक दिखेगा तब तक हमें वो दीपन का ही व्यवस्था करना है। दीपन होने के बाद उधर से दीपन हो गया, इधर पाचन करने वाली दवाइयां देना है आवश्यकता अनुसार। अब कितने दिन में पाचन होगा, अब वो तो उसकी शरीर की बात है, उसका खुद का आयुर्वेद के प्रति यकीन और उसके प्रति समर्पण। कुछ लोग कहते हैं 10 दिन के बाद ले कुछ नहीं होना है, दीपन के चक्कर में पड़ा हुआ है कि अरे भैया मेरे तो फाइब्रॉइड में प्रॉब्लम, मेरे तो जो यूट्रस में प्रॉब्लम है, लेडीज बोलती है। लेकिन बेसिकली चिकित्सा का क्रम ही आयुर्वेद में यही है। कोई भी यूट्रस तक पहुंचने वाली दवाई आप अगर दे रहे हो, तो देने से पहले तो वो दवाई को कौन डाइजेस्ट करेगा, अग्नि। और अग्नि तो कमजोर है, तो पहले तो दीपन ही करना होगा। और उसका दीपन 2 महीने में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका दिनचर्या सही है ही नहीं। रात भर जगती है, दिन भर सोती है, खाने पीने का कोई टाइम टेबल है ही नहीं, बस हमने जो दवाई दे दी है वही खा लिया, छुट्टी। और वो कहते हैं कि भैया हमारा ये नहीं हो रहा है, आप ये पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है। तो ये कमाई कमाऊ वाले तरीका हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है। रोगी भग जाते वो अलग बात है। इसमें वही बात है कि वो या तो आप आयुर्वेद को पकड़ के बैठो, या तो आप रोगी को पकड़ के बैठो। ईमानदारी वाली बात तो यही है। लेकिन अगर रोगी आपके बताए हुए निर्देशों का पालन करती है या करता है, उसका लाइफस्टाइल, दिनचर्या, सारे जो जिस तरह से आप जो दिनचर्या, स्वस्थ वृत्त नाम का एक अध्याय है आयुर्वेद में, दिनचर्या स्वस्थ वृत्त, उसको पढ़ के उसको सुनाओगे या उसका चार्ट बना के उसको दोगे, भाई ऐसे 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 करना है। उसके साथ साथ आपने दीपनीय कुछ दवाई दे दिया, तो निश्चित तौर पर उसका किसी का 3 दिन में, किसी के 7 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में उसका दीपन हो जाएगा। ज्यादा तो टाइम लगता ही नहीं। तो क्रमबद्ध तरीका से क्रमशः ही हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चिकित्सा जो होता है न तो शरीर का होता है और न ही किसी नाम वाले उस रोग का होता है। चिकित्सा किसका होता है? अग्नि का। अग्नि को प्रबंधन करते ही वह अग्नि अपने आप शरीर के मैकेनिज्म को मस्त कर देगा, ठीक कर देगा। फिर उस अग्नि के ही ऊपर ख्याल रखते हुए स्थानिक दवाइयां दे दो। जैसे किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, मतलब कि जैसे आज के जो मेरी लेडीज है उसमें सिस्ट था। अब सिस्ट हो या कोई भी हो, उसमें क्या हो गया, कफ के कुछ परमाणु वायु के स्थान में जाकर के स्थान संसर्ग कर गया। हम पहले पढ़ते आए हैं। तो कैसे ठीक होगा? अग्नि प्रदीप्त होगा। सफल अग्नि वात को प्रबंधन करेगा, पित्त और कफ को, हाँ, स्वस्थ वृत्त। तो स्वस्थ वृत्त का पालन करो और अग्नि को प्रदीप्त करने की व्यवस्था करो, और उस स्थानिक समस्या का चिकित्सा भी दोषानुरूप करो। क्या क्या नहीं छोड़ना है? अग्नि प्रदीप्त करने वाली व्यवस्था और उस चीज को नहीं छोड़ना है, और उसके दोष क्या है, उस दोष को प्रबंधन करने की व्यवस्था को नहीं छोड़ना है। दो ही चिकित्सा का क्रम है।
पहले दोष बैलेंस डिसबैलेंस होने से ही रोग होता है, चाहे कैंसर हो चाहे कोई भी हो। दोष साम्य अवस्था में आ गया तो कोई भी शरीर में रोग टिकेगा नहीं। दूसरे नंबर में, पहले नंबर में हो गया दोष, दोष एव ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारण। सभी बड़े बड़े आचार्य यही बोलते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में वायरस अंदर चला गया, मतलब कोविड हो गया किसी को, तो ये कभी संभव नहीं है कि जिस किसी व्यक्ति के शरीर में दोष संतुलित है, दोष अगर उसके संतुलित है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके शरीर में कोविड हो, इस तरह के कोई वायरस घर कर जाए और वो उसको दुखी करे। किसी भी व्यक्ति के शरीर में इस तरह के वायरस तभी घुसते हैं जब उसको आश्रय मिलता है, यानी दोषों की विकृति होती है, डिसबैलेंस होता है। इसीलिए चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली समस्या है, हमें उसके प्राकृतिक, उसके जन्म प्रकृति और दोष विकृति, इन दोनों को ख्याल में रख करके हमें चिकित्सा करना। चिकित्सा का आधार ही दो है। पहला आधार है दोष को बैलेंस करना, बढ़े हुए दोष को कम करना, कम हुए दोषों को थोड़ा बढ़ाना, उसके विपरीत दोषों की तरफ काम करना। दूसरे नंबर में अग्नि। तो यहाँ पर पहले नंबर में देश विरुद्ध, दूसरे में काल विरुद्ध, काल यानी है ना कौन सा ऋतु चल रहा है, फिर अग्नि विरुद्ध, कैसा अग्नि है, फिर मात्रा विरुद्ध, मात्रा यानी जो खाया जा रहा है वो किस, जैसे शहद और घी की कल्पना हमने किया। फिर आ गया सात्म्य विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध, ये सारा अध्याय नंबर, सूत्र स्थान अध्याय नंबर 26 आप पढ़ो तो ये सारी चीजें यहाँ पर विद्यमान है। सात्म्य विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध यानी कटुरस सात्म्य व्यक्ति को मधुर रस खिलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को कटुरस सात्म्य, यानी कोई आदमी शरीर से मोटा है, थुलथुला है, कफज रोग व्याधि है, उसको मुंह से थूक आ रहा है, शरीर में आलस्य है, और उसको आप अगर मधुर रस ही दे रहे हो तो सात्म्य विरुद्ध हो गया, है ना। कटु सात्म्य जिस व्यक्ति को मधुर रस नहीं देना, मधुर सात्म्य व्यक्ति को कटु रस नहीं देना। अब आ गया दोष विरुद्ध, ये तो अभी हमने कह दिया, वात पित्त कफ समान गुणी आहार, औषध और कर्म का सेवन करना, ये क्या हो गया, दोष विरुद्ध आहार हो गया। यानी कोई आदमी का वात प्रकृति है, वात दोष है, और आप उसको वात वृद्धि कर दवाइयां दे रहे हो। पित्त दोष है, पित्त वृद्धि कर, पित्त को बढ़ाने वाले आहार विहार उसको दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, दोष विरुद्ध हो गया। संस्कार विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध का मतलब वही हो गया कि अभी जो हमने मांस रस, जो जानवर के मांस को जिस तरह से पकाने के लिए सरसों के तेल में भून करके हरिल मांस को खाने वाली बातें बताई, संस्कार विरुद्ध वीर्य, वीर्य विरुद्ध, इसमें क्या आ गया, शीत वीर्य दूध और उष्ण वीर्य मछली, ये दोनों हो गया, दोनों के वीर्य उल्टे पुल्टे हो गए, तो दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए। वीर्य विरुद्ध में कोल्ड ड्रिंक में आजकल क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक और दूध भी डाल देते हैं कहीं तो। हाँ, मतलब हाँ, गर्म दूध कोल्ड ड्रिंक में डाल देंगे और देंगे। आजकल कुछ एक कॉफी जैसा बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, विनोद जी, हाँ, कोल्ड कॉफी जो है, देखो ये क्या हो गया, ये हमारा वीर्य विरुद्ध हो गया, तो ये क्या कर जाएगा, शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोष्ठ विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध का मतलब है, जैसे क्रूर कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ किसका है, जिसका तीक्ष्णाग्नि व्यक्ति को अल्प, क्रूर कोष्ठ व्यक्ति को अल्प अत्यल्प एवं लघु आहार देना, है ना, जिसका बहुत ज्यादा भूख लगता है, अग्नि बहुत खतरनाक है, और उसको आप लघु गुड़ वाले दवाइयां आहार दे रहे हो उसको, तो क्या हो जाएगा, कोष्ठ विरुद्ध हो जाएगा। और जिस किसी का भूख है नहीं, मंदा अग्नि है, और उसको आप बड़े ही गरिष्ठ भोजन दे रहे हो, जैसे आजकल फाइबर वगैरह दिया जाता है डायबिटीज के केस में, भूख है नहीं, अग्नि है नहीं, डायबिटीज बढ़ा हुआ है, HbA1c पहुंच गया 12 तक, अभी कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था, भूख है नहीं, और उसको किसी ने कह दिया कि आप मिलेट्स ले लो, तो क्या हो गया, कोष्ठ विरुद्ध हो गया। अवस्था विरुद्ध, प्रमेही, निद्रालु एवं आलस्य व्यक्ति को कफ प्रकोपक आहार देना, ये क्या हो गया, अवस्था विरुद्ध हो गया, है ना। बहुत ज्यादा सुस्ती है, नींद आता है, आलस्य आता है, और उस आदमी को आप दूध दे रहे हो, तो ये अवस्था विरुद्ध हो गया। कर्म विरुद्ध, बिना नित्य कर्म किए भोजन करना, ये बहुत बड़ी बात है, कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। सुबह उठने के बाद लेटिन पेशाब करना, सुबह उठते ही, है ना, लेटिन पेशाब करना, ब्रश करना, स्वस्थ उसको करना, उसके बाद
सूर्य उपासना करना या भगवान मंदिर में जाना, मेडिटेशन करना, ध्यान, ये सारी चीजें करने के बाद फिर क्रमशः चाय पीने की तरफ आप जाओगे। अब यहाँ क्या हो गया, सुबह उठे प्रभात ही कप दर्शनम, सुबह उठते ही कप, प्रभात ही कप दर्शन, सुबह उठा और बेड में ही आज ही चाय दे दो जी, तो कर्म विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो यह भी कहीं ना कहीं शरीर में तामस गुणों को बढ़ाएगा और रोगों को उत्पादन करेगा। परिहार विरुद्ध उष्ण घृतपान करके शीतल जल पीना, यानी आपने गर्मा गर्म कुछ सूप पिया और तुरंत ठंडा पानी पी रहे हो, गर्मा गर्म चाय पी करके तुरंत आप ठंडा पानी पी रहे हो, ये क्या हो गया? परिहार विरुद्ध हो गया। उपचार विरुद्ध में रक्त पित्त अम्ल पित्त के रोगी को उष्ण एवं पित्त प्रकोपक आहार और औषधि देना। अम्ल पित्त व्यक्ति है और उसको आपको गर्म गर्म इस तरह गर्म प्रकृति वाला दवाइयां दे रहे हो रक्त पित्त में, तो उपचार विरुद्ध हो गया। ये जिस तरह का दोष है, जिस तरह के रोग है और जो दोष है उसके अनुकूल दवाइयां नहीं देना चाहिए। पाक विरुद्ध मतलब अर्धपक्व और पक्व भात आदि का सेवन, है ना? अर्धपक्व या अपक्व, जैसे चावल है पकाई नहीं है अभी, उसको खा लिया। और जैसे यूपी बिहार के साइड में होता है ना, धान है, नया नया धान को लाएंगे, कूटेंगे और उस चावल में पता नहीं क्या क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, क्या डालेंगे, उसको कच्चा ही खाएंगे, तो क्या हो गया? ये पाक विरुद्ध हो गया। तो ऐसा ही किसी चीज को कच्चे ही अवस्था में खाना, जैसे गोभी है सलाद के रूप में, लोग वो आजकल वो ग्रीन कलर का क्या बोलते हैं उसको, गोभी का आजकल भतीजा एक नया लोगों ने निकाला हुआ है, ब्रोकली। ब्रोकली। हाँ, तो ब्रोकली क्या है? सब्जी है ना, उसको लोग कच्चे ही खा रहे, या अर्ध पकवा थोड़े से उसको फ्राई करके खाते। गाजर, गाजर क्या है? सब्जी है, गाजर को कच्चा ही खाया जा रहा है, तो क्या हो गया? ये पाक विरुद्ध हो गया। अर्ध पक्व या अपक्व अगर हम इस तरह की चीजें खाते हैं तो पका के खाना चाहिए, जैसे प्याज हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, और भी इस तरह की जो चीजें हैं उसको अगर हम कच्चे खाते हैं तो ये क्या हो गया? पाक विरुद्ध हो गया। अब आ गया संयोग। गुरुजी, हाँ, गाजर का रस निकाल के पी सकते हैं? नहीं। नहीं देखो, अब मैंने आपको बताया ना, शास्त्र तो ये बोलता है कि पाक विरुद्ध हो जाएगा, कच्चे चीजें सब्जी जो है कच्चे, क्योंकि गाजर तो कोई फल के उसमें तो आता नहीं है ना, गाजर आता है क्या फल में? गाजर तो सब्जी नहीं। है, तो सलाद में सब्जी तो सलाद में तो कैसे आएगा वो? सलाद तो अमेरिका से विदेशों से आ गए, हिंदुस्तान में तो सलाद का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे टमाटर है वो कच्चे सलाद के रूप में काट के खा लेते। तो अब शास्त्र क्या बोलता है, आप इसको आप ये चरक पढ़ लो, मैं तो कोई अपने मन से नहीं, मैं तो अभी सूत्र को या जी जी। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेचुरोपैथी वाले तो भर भर के प्लेट खिला रहे हाँ हैं। वही तो है ना, अब नेचुरोपैथी तो विष्णु राय चौधरी और विदेशों से आया हुआ है अन्य। हिंदुस्तान में, नेचुरोपैथी सत्यानाश हो रहा है सर। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े जो ढोंगी बाबा है, बड़े बड़े आजकल ये थिएटर में नाचने वाले भोलेनाथ जी के उल्टे पुल्टे प्रतिमा रख करके वहां पर एकदम जीन्स पैंट उस तरह के लगा करके नाचेंगे, हाँ करेंगे, तो वो उस तरह के लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू धर्म में उत्पात मचा रखा है, मचाया इन्होंने, और सारे लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं, उसी प्रकार से ट्रीटमेंट के जगत में भी इस प्रकार के नेचुरोपैथी पता नहीं क्या क्या पैथी इन्होंने पूरा उत्पाद मचा रखा है। अब वो बड़ी बात है, वो बाबा हिंदू धर्म के नाम पे उसके आड़ लेकर के काम कर रहे, कहेंगे हिंदू लेकिन कर रहे बिल्कुल उल्टा। जैसे इस्कॉन वाले कहते हैं हम ये गीता को आगे दिखाएंगे लेकिन गीता के एक भी नहीं मानेंगे, तो ऐसा हो रहा है सारे। अब लोग कहते हैं कि भैया ये तो हिंदू धर्म का है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म का जो ये ऋषि परंपरा है उससे संबंधित कोई चीज करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं उसको। धार्मिक विरुद्ध आहार हो गया ये तो। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारा ये जो चिकित्सा जगत में भी आयुर्वेद के नाम से उन्माद है ये नेचुरोपैथी। हाँ बापू आश्रम, चलो खैर किसी के नाम तो नहीं लेना होगा, नहीं तो फिर भैया। गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ करिए।
जैसे कहते हैं कि जब शुरू हुआ था ये विश्व तब तो लोग कच्चा ही सामान पेड़ से तोड़ के खाते थे। हाँ तभी ये कच्चा सलाद और ये खाने का और फ्रूट खाने का मूवमेंट शुरू हुआ था। तो ये क्या है फिर ये आयुर्वेद में हम लोगों उल्टा ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में क्या पढ़ा था? सारे के सारे लोग आलसी हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, खाने पीने के तौर तरीके खत्म हो गए, लोग फिर बीमार होने शुरू हुए, सारे लोग आ गए इकट्ठे होकर के बीमार होना शुरू हुए, इसीलिए हुए क्योंकि उल्टे पुल्टे होने लग पड़ा। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई संग्रहण कर रहा है, कोई कैसे कुछ कर रहा है। सूत्र स्थान के पहले अध्याय दूसरे अध्याय में पढ़ लो, पहले अध्याय में आई थिंक, ठीक है। है ना? तो वहां पर हमने पढ़ा ना दिव्या जी, आप क्लास में पिछले क्लास में आए थे आप? पिछली कक्षा मैंने रिकॉर्डिंग की थी। ओके, तो कई वहां पर स्पष्ट लिखा है कि ऐसा ऐसा हो गया, फिर ग्राम्य व्यवस्था मतलब कि स्टार्ट हो गया, लोग आलसी हो गए और इस तरह की चीजें खाने लगे, दिन में सोना रात में जगना, है ना? कौन सी सिविलाइजेशन जी। बढ़ने लगी। ऋतु का विचार नहीं करना, ये सारी चीजें होने लग पड़ा। फिर उसके बाद लोग बीमार होने लगे, फिर उसके बाद ग्रंथों का निर्माण हुआ और वही ग्रंथ तो हम अभी पढ़ रहे। मैं इतना तो लेकर के चलो कि मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बोलता, जो कुछ भी बोल रहा हूँ इस ग्रंथ में लिखी हुई बातें, संस्कृत में लिखा है उसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, बस ये बात है। मान लो इस बात को कि टमाटर गाजर खीरा, सॉरी खीरा नहीं, टमाटर गाजर ये सारे जो चीजें हैं वो कच्चे नहीं खाना चाहिए। हम तो रोज खाते स्वामी जी। हाँ वही है ना, दिक्कत तो यही है ना कि इसीलिए, क्योंकि हम इसीलिए बीमार पड़ते हैं। अगर संपूर्ण आयुर्वेदीय विचारों को अगर समझे तब तो फिर हम बीमार कैसे होंगे फिर? तो पाक विरुद्ध हो गया है ना, अर्ध पक्व आधा पका हुआ। अब देखो हम कितने सारी चीजें आधा पका हुआ खाते हैं, हल्का फ्राई करके, या अपक्व बगैर पकाए हुए। तो ये सारी चीजें पाक विरुद्ध। संयोग विरुद्ध, गुण के साथ मकोए, काकमाची मकोए खाना या अम्ल पदार्थों के साथ दूध लेना, क्या हो गया? संयोग विरुद्ध हो गया। हृदय विरुद्ध, ऐसा आहार जो मन को प्रिय और पसंद ना हो, वो हृदय विरुद्ध। संपद विरुद्ध, कच्चा या सड़ा हुआ फल या आहार का सेवन करना, संपद विरुद्ध। और विधि विरुद्ध, चौराहे पर या आहार विधि विधान, चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8, उसमें भी जाकर के देख लेना। लिखिए जरा, चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8 सूत्र क्रमांक 20। तो पेज नंबर पेज नंबर नहीं, आप इसको लिखो ना, चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8 सूत्र क्रमांक 20 तथा चरक विमान स्थान 1 सूत्र क्रमांक 24। इसके नियम का जो परित्याग कर भोजन करता है, कैसे कैसे नियम है, वो नियम सारे वहां पर लिखा हुआ, उसको एक बार जाकर के पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब देखो 102 और 3 में अभी जो हमने विरुद्ध आहार की बात किया, इस विरुद्ध आहार के कंटिन्यूसली अगर कोई करता है, नपुंसकता होने की संभावना, अंधा, विसर्प, जलोदर, विस्फोट, उन्माद, वगंधर, मूर्छा, मद, अधमान, इतने सारे रोग उसमें है, सारी चीजें उस व्यक्ति को हो सकता है। अब यहाँ एक शब्द आया है, इसको भी जानना चाहिए, चिकित्सा सूत्र। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या करे? विरुद्ध आहार जन्य रोगों का चिकित्सा क्या करे? ये तो प्रधान बातें हैं। विरुद्ध आहार से होने वाले उपर्युक्त रोग तथा अन्य विरुद्ध आहार जन्य रोगों के प्रतिकार के लिए ये भाव उपयुक्त होते हैं। जैसे वमन कराना, जब तक वह अन्न आमाशय में हो तो वमन कराए, आहार के पक्वाशय में अगर वो चला गया तो विरेचन कराए। विरुद्ध आहार के प्रभाव को नष्ट करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे विरुद्ध आहार जन्य उपद्रवों की शांति हो जाए, और विरुद्ध आहार के दुष्ट प्रभाव को नष्ट करने वाले द्रव्यों के आहार से शरीर का पहले ही संस्कार कर लेना हितकारक होता है। इसका मतलब तो विरुद्ध आहार से शरीर में ऐसा कोई व्याधि है तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन, वमन, विरेचन और वस्ती, ये सर्वप्रथम इन्होंने बताया है ना। उसके बाद
दोषों विरुद्ध आहार लेने से जो शरीर में जो दोष विकृत हुआ है उस दोष को समीचीकरण करना है, साथ में आहार देना है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने विरुद्ध आहार के बारे में देखा। बेसिकली आज हमें पढ़ना था महाकषाय पढ़ना था, लेकिन चूंकि ये वहां से क्रम हमारा बना हुआ है तो इसीलिए वो टॉपिक ले जाकर के मैंने आहार में जोड़ दिया। कौन कौन सी चीज किसके साथ नहीं लेना, ये सारी चीज आज हमने समझ लिया। अब हो सकता है कल भी हम क्लास शायद लेंगे, है ना, सभी लोग आइएगा। तो कल हम लोग देखेंगे रोगी हमारे पास जब आते हैं तो उसकी अवस्था अनुसार अब जड़ी बूटियां कैसे कैसे हमने कॉम्बिनेशन बनाना है, उसको 50 महाकषाय बोलते हैं। चरक और सुश्रुत इन दोनों ऋषियों ने महाकषाय के ऊपर काम किया है और उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र बनाया है। और आज के जमाने में और आज के समय में बहुत सारे वैद्य इन महाकषायों से बहुत बड़े काम करते हैं। बहुत सारे लोग महाकषायों से चिकित्सा करते, मैं भी करता हूँ और एकदम सटीक जाता है। वो मैं आप लोगों को 2 दिन लगा के सिखाऊंगा, 2 या 3 दिन लगा के, एकदम नोट कर लेना। और जैसे आपके पास एक पेशेंट आया, उसको क्या हुआ, फलाना हुआ, उसमें कौन सा महाकषाय चलेगा वो उसको नोट कर लो। फिर उसमें कौन सा दोष, उन महाकषायों में से हमें वात पित्त और कफ के आधार पर सिलेक्शन करना है और उसको देना है, बस। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे।